मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पे। बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के पार्ट 3 पे, और इसमें एक टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, शेष क्या बचेगा। संबंधित प्रश्न है शेष से, शेष क्या बचेगा, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक दो फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि एक संख्या को 8 से भाग देने पर ये शेष बचता है, यदि इस संख्या के वर्ग को या घन को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। या 18 से कोई 4 संख्याएं 5 संख्याएं इन्हें भाग देने पे क्रमशः ये शेष बच रहा है, अगर इनके योग को 18 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो इस तरह के 2-3 सवाल बनते हैं जिनको मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके बता देता हूँ। आइए पहला टाइप देखिए। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक संख्या को, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है कौन सी संख्या है, एक संख्या को जब 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, यानी रिमाइंडर जो बचता है वो 3 बचता है। अगर उस संख्या के वर्ग को यानी संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो जब हमें संख्या ही नहीं मालूम है तो संख्या का स्क्वायर कहाँ से पता होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले डिटेल में बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि बिना पेन चलाए आप देख करके तुरंत ऑप्शन 2 सेकेंड में टिक कर सकते हैं। पहले आप डिटेल देखिए, संख्या क्या होती है। तो संख्या ये बराबर होती है भाजक, और भाजक गुणे भागफल और प्लस आपका रिमाइंडर जो शेष होता है, शेषफल। तो यहाँ पे भाजक आपका क्लियर है कि 5 है, भागफल आप जो इच्छा हो वो रख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। मैं यहाँ पे कुछ भी रख लेता हूँ, चलिए 2 रख लेता हूँ। और रिमाइंडर आपका 3 है, यानी ये संख्या हमारी कौन सी बन गई, 5 दूनी 10 और 3 13, ये 13 हो गई। अगर यहाँ पे भागफल में 3 रख देता तो ये संख्या 18 बन जाती। तो हमारी संख्या 13 बन गई। अब 13 को अगर आप 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 3 शेष बच जाएगा। अगर इसका स्क्वायर आप कर देंगे तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। और जब इसे 5 से भाग देंगे तो आप 5 से भाग दे करके इसे देख लीजिए, 5 तिहाई 15 हो गया, और यहाँ पे 1 और 9, फिर 5 तिहाई 15 हो गया, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, ना ही इसे डिटेल करने की ज़रूरत है। आप ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताता हूँ कि आंसर कैसे देंगे। एक संख्या को 5 से भाग देने पे 3 शेष बचता है, यदि संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो पहला वाला शेष था उसको स्क्वायर कर लीजिए, यानी कितना हो गया, 9 हो गया। और इसको अब 5 से भाग लगा दीजिए, यानी इस 9 को अगर 5 से भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा, 4 बचेगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो 5 से भाग देने पर शेष बच रहा था उसको स्क्वायर करिए और एक बार फिर से 5 से भाग लगाइए, जो रिमाइंडर आएगा एक्चुअल रिमाइंडर वही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट ये देखिए, एक संख्या को 7 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, यानी रिमाइंडर। अगर इस संख्या के घन को यानी क्यूब को 7 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। बिल्कुल पहले जैसा जो शेष आपका बचा था, 7 से भाग देने पे 4 शेष बच रहा है। यदि इस संख्या के घन को आपको इसी शेष का क्यूब कर देना है, यानी 4 का जब आप क्यूब करेंगे, 4 क्या है, जो पहले शेष बच रहा था वो आपका 4 है। अब इसे क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 64, और इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 कितना हो जाएगा, 63, और आ जाएगा 1, यानी आपका सही आंसर होगा 1 रिमाइंडर बचेगा। तो जो कुछ करना है आपको शेष के साथ करना है। अगर स्क्वायर करने की बात करें तो स्क्वायर करके भाग लगा दीजिए, और अगर क्यूब करने की बात करें तो क्यूब से भाग लगा दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, वो फर्स्ट टाइप का था, 2 सवाल वर्ग और घन वाला। ये एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। किसी संख्या को 357, हमें नहीं मालूम संख्या क्या है, किसी संख्या को 357 से जब भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 39 बचता है। अगर उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। देखिए इस सवाल का आंसर देना बहुत ही सिंपल है और आप वर्बली बता सकते हैं। नीचे मैंने एक नोट लिख दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन के साथ इस नोट को लिख लें और
कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। हो सकता है बाद में आप भूल जाएं क्या किया गया था, तो इसको आप लिख लीजिएगा। जो शेष अर्थात 39, जो शेष है अर्थात 39, तो 39 को आप लिख लीजिए। इसे नए भाजक अर्थात 17 से भाग दीजिए, 17 दूनी 34। अब जो शेष आएगा वही आपका उत्तर होगा। कहने का मतलब है कि प्रथम भाजक से आपको कोई मतलब नहीं है। जो रिमाइंडर प्रथम भाजक से भाग देने पर बचा था उसको अगले भाजक से भाग लगाइए और जो अब रिमाइंडर आने वाला है वही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और इसका देख लीजिए। अब यहाँ देखिए 121 से भाग देते हैं तो 25 शेष बचता है। पहले भाजक से आपको मतलब भी नहीं है। पहले भाजक से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो क्या है, 25 है। इसे नए भाजक से भाग लगाइए और जो रिमाइंडर आएगा एग्जैक्टली वही आपका आंसर होगा। तो 25 को अगर आप 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 3 शेष बचेगा। यही है आपका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेष से संबंधित ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कोई दो संख्याएं हैं, मालूम नहीं कौन सी संख्याएं हैं। कोई दो संख्याएं हैं, जब उन्हें 18 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 14 और 9 बचता है। यदि इन संख्याओं के, यानी जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं कौन सी दो संख्याएं हैं, यदि इन संख्याओं के योग को 18 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। आप देखिए बहुत ही ईजी वे में इसका आंसर कर सकते हैं। पहले जो शेष बचा था यानी उन दो संख्याओं को 18 से भाग देने पे जो शेष बचा था उन दोनों शेष को जोड़ लीजिए। यानी शेष को आप जोड़ लेंगे तो 14 और 9 कितना हो गया, 14 और 9 अगर आप जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा। 14 और 9 23 हो गया। इसे पुनः 18 से भाग लगा देंगे, यानी संख्या का योग लेने नहीं जाना है हमें, हम शेष के योग को 18 से भाग लगाएंगे। और ये शेष के योग को जब 18 से भाग लगाएंगे तो 18 एकम 18 ये भागफल हो गया और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 हो जाएगा और आपका आंसर होगा 5, यानी शेषफल यहाँ पे 5 आएगा। कहने का मतलब ये है जो क्रमशः रिमाइंडर बचे थे उन्हें जोड़ लीजिए और उसे 18 से पुनः भाग लगाइए। जो रिमाइंडर आएगा एग्जैक्टली वही आपका आंसर होगा। एक उदाहरण आइए और देख लीजिए। ये एक नेक्स्ट और क्वेश्चन लिखा है, कोई 3 संख्याएं हैं, वहाँ 2 थी ये 3 हमने लिख दिया। कोई 3 संख्याएं हैं जिन्हें 23 से भाग देने पे शेष क्रमशः 17, 18 एवं 19 बचता है। यदि इन संख्याओं को, जो कि हमें मालूम नहीं कौन सी संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं के योग को यदि 23 से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा। आप तुरंत तीनों शेष का योग कर लीजिए और तीनों शेष का जो आपका योग होगा वो हो जाएगा 17, 18 और 19, यानी योग हो गया 54। और इसको तुरंत 23 से भाग लगाइए। अगर आप इसको तुरंत 23 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 23 दूना 46 हो गया और इधर ये कट गया, 14 में से 6 8 आया। आपका जो आंसर होगा वो 8 आएगा। यदि इन संख्याओं के योग को, जो कि आपको मालूम नहीं है, अगर इन संख्याओं के योग को 23 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर 8 आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप शेष को जोड़ लीजिए और उसे फिर से भाग लगा दीजिए उसी भाजक से, जो शेष आएगा वही एग्जैक्टली आपका आंसर होगा। अब ज़रा इसमें एक और पॉइंट पे आज आपसे बात कर लेता हूँ। शेष के अलावा एक पॉइंट आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दी गई संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो दी गई संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, कैसा सवाल आता है, इसको 2 मिनट में देख लीजिए। आइए, ये सवाल एक आपके सामने है, संख्या पद्धति का ही हिस्सा है और बहुत पूछा जाता है। अगर मौके पर ना मालूम हो तो गलत भी हो सकता है। सवाल क्या है, अभाज्य यानी रूढ़ यानी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य यानी रूढ़ गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो इस तरह से सवाल आता है, 17 की पावर 2 और 91 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या वह होती है जो अपने और एक के सिवा किसी और से विभाजित ना हो, अर्थात जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। लेकिन यहाँ पे ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहले तो हम अभाज्य में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसकी पावर को जोड़ लें। तो अभाज्य में कन्वर्ट करने के बाद पावर को जोड़ना है, उतनी ही संख्या होती है। यहाँ पे 17 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है तो आप 2 लिख लीजिए। इसके बाद 91
ये 13 और 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी पावर 2 होगी और यहाँ पे भी पावर 2 होगी, तो ये क्या हो गया 2 + 2 + 2 यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6 है। अगर इसे लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा 17 की पावर 2 गुणे 13 × 7 = 91 होता है, तो 13 की पावर 2 हो गया और 7 की पावर 2 हो गया। तो दोनों पावर, इसमें तीनों पावर जोड़ लेंगे 6 हो गया। यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। एक उदाहरण हम आपको और दिखा देते हैं। आप देखिए, फिर से नया एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 12 की पावर 5 और इंटू आपका लिखा हुआ है 23 की पावर 5। अब आपको यहाँ पे बताना है कि 12 की पावर 5 और 23 की पावर 5, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो आपको मालूम है कि 23 ऑलरेडी अभाज्य है, तो वो तो 5 ही होगा। लेकिन ये क्या है, इसको अभाज्य में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 2 × 3, अब यहाँ पे भी 5 पावर होगी, यहाँ पे भी 5 पावर होगी, यहाँ पे भी 5 पावर होगी, और वो ऑलरेडी 23 की पावर 5 है। अब क्या हुआ, सारे के सारे जो आधार हैं वो अभाज्य हो गए यानी प्राइम हो गए। अब आप करेंगे सारी पावर जोड़ लीजिए, तो 5 + 5 + 5 + 5 और टोटल कितना हो गया 20 हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। एक और उदाहरण आपको दिखा देते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ एक और उदाहरण, तेजी से आप देख लीजिए। ये है 25 की पावर 15 और मल्टीप्लाई किया गया है 31 की पावर 15 और मल्टीप्लाई किया गया है 11 की पावर 5 और पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो 11 ये अभाज्य है, 31 ये अभाज्य है, इसे नहीं छेड़ सकते हैं, लेकिन 25 अभाज्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 15 और गुणे 5 की पावर 15 और गुणे 31 की पावर 15 और गुणे 11 की पावर 5। अब इसे सब जोड़ लेंगे सारी पावर, चूंकि आधार सबके अभाज्य हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा 15 + 15 + 15 और +5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल हो गई 50। तो इस तरह से बहुत ही तेज़ी से आप बता सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। पहले उसे आप अभाज्य में कन्वर्ट करिए, तो जो अभाज्य ऑलरेडी है उसको छोड़ दीजिए, जो अभाज्य नहीं है उसको अभाज्य में आप कन्वर्ट कर लें। जैसे आपके सामने मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं देता हूँ छोटा सा, कि 6 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो इसका आधार तो अभाज्य नहीं है, फिर आप क्या करोगे, तुरंत इसको कन्वर्ट कर लोगे 2 और 3 में, और यहाँ भी पावर 5 हो गई, यहाँ भी पावर 5, आपके टोटल कितने हो गए 10 हो गए अभाज्य। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ये संख्या पद्धति के 2 छोटे छोटे टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक पे अगले पार्ट में मिलूंगा, तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।